नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 1 लाख करोड़ के अनक्लेम्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, जिनमें बैंकों में ही लगभग हम देखें अगर कुल मिलाकर जो कि आंकड़े सामने आए थे, कुछ 48,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। आरबीआई ने अलग अलग बैंकों में लावारिस पड़े पैसों की पहचान के लिए अब एक नया सेंट्रलाइज पोर्टल बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं बीमा, म्यूचुअल फंड और करोड़ों के अनक्लेम्ड शेयर भी पड़े हुए हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पता कर सकते हैं कि आपकी या आपके परिवार की कितनी अनक्लेम्ड राशि है, क्या अनक्लेम्ड पैसा पाने का कोई तरीका है, और आखिरकार ये समस्या खड़ी ही क्यों हुई, कैसे ये समस्या खड़ी हुई और क्या इसको दूर करने का कोई तरीका है। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हर्ष रुंगटा, फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और पंकज मटवाल, एमडी ऑप्टिमा मनी से। हर्ष जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हर्ष सर, सबसे पहले आपसे जानना मैं चाहूंगी, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कैसे समझे इसको? मतलब जब हम कहते हैं कि हजारों करोड़ की अनक्लेम्ड संपत्ति पड़ी हुई है बैंकों के पास, बीमा कंपनियों के पास, म्यूचुअल फंड के पास, क्या है इसका मतलब? तो ये अगर हम देखें तो ये 20-25 साल की उपज है, और ये हुआ है बिकॉज पहले केवाईसी इतना स्ट्रांग नहीं होता था, हमारे मीडियम्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। इसमें से काफी पैसा हो सकता है, बेनामी नामों से भी हो, तो एक वो भी इसकी समस्या, वो भी एक पार्ट है। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजंस हैं। अगर हम अनक्लेम्ड शेयर्स और डिविडेंड्स की बात करें तो वो जो 90s में, लेट 80s, अर्ली 90s और इस सेंचुरी के भी अर्ली पार्ट में जब बहुत स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट होते थे, अलग अलग नामों से लोग पब्लिक इशू में अप्लाई करते थे। वैनिशिंग कंपनीज का हमने सुना है कि कई कंपनीज उसमें से चली गई, लेकिन कोई कोई कंपनीज अच्छी भी निकली। और जब वो वैनिशिंग कंपनीज हुआ, जो अर्ली मिड 90s के आसपास जब वो हुआ, तो कई लोगों ने उस पे से ध्यान ही देना बंद कर दिया। उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, उनकी डेथ हो गई। उसमें से कोई एक आध कंपनी, 5 कंपनियां अच्छी निकली, अब उसकी वैल्यू जो है बहुत बढ़ गई है, और उसको लोग भूल भी गए हैं कि मैंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया था। और अब उसको ढूंढने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां जाके मैं ढूंढ सकूं कि इस नाम से कोई शेयर्स है क्या। मैं जब इस पे काम कर रहा था, मैं जब अपना आर्टिकल लिख रहा था, तब मैं इसमें आया क्योंकि आई स्टम्बल्ड अपॉन शेयर्स जो मेरे पिताजी के नाम पे थे। एक बैंक के शेयर्स थे, रीजनेबली वैल्यूएबल थे, 3-3.5 लाख की वैल्यू थी उसकी। तो ये मेरे समझ में आया कि अगर ये मेरे पिताजी के साथ हो सकता है, जो कि रिकॉर्ड कीपिंग जिनकी बहुत ही वेरी क्लियर रिकॉर्ड कीपिंग रखते थे, अगर ये उनके साथ हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। बैंक अकाउंट का थोड़ा सा अलग इशू है, बट बड़ा इशू है। 35,000 करोड़ बैंक अकाउंट्स के हैं। अनक्लेम्ड शेयर्स डिविडेंड्स अबाउट 49,000 करोड़ के हैं। इंश्योरेंस, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस जो कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में जाता है, अनक्लेम्ड डीपीएफ, अनक्लेम्ड अमाउंट्स इन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, 14 करोड़ लोगों के डोरमेंट अकाउंट्स हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, और हर आदमी का छोटा छोटा अमाउंट है। तो अगर उसको वापस एक तो उसको ढूंढने का तरीका नहीं है कि मेरी कितनी अमाउंट है, मेरे नाम से मैं सर्च करके देख पाऊं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और मैंने ढूंढ भी लिया तो उसको निकालने के पैसे बहुत लगते हैं, और इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है बड़ी होती जा रही।
बिल्कुल बिल्कुल हर्जी, आपने बोला कि कई तो बहुत सारे डॉर्मेंट अकाउंट है, मतलब जिन अकाउंट में कोई हलचल कभी नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, छोटा छोटा पैसा पड़ा हुआ है, और 20-25 साल की उपज जो हरजी ने बताया, ये पिछले 20-25 साल के कुछ ऐसे अकाउंट है, खाते हैं, शेयर है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बीमा है, जिसमें अब जाके जुड़ के जमा होके कुछ जो सरकार कह रही है या अलग अलग एजेंसीज हैं, सेबी है म्यूचुअल फंड शेयर से, या फिर IRDAI है बीमा कंपनी से, या फिर RBI है, वो कह रहे हैं कुल मिलाकर कुछ लाख करोड़ के अनक्लेम्ड एसेट हैं कुल मिलाकर, जिनका दावेदार नहीं है, ये लावारिस है, पता नहीं किन के हैं। अब समझना ये जरूरी है इसमें पंकज जी कि 20-25 साल पुराना पैसा, या जो हम अनक्लेम्ड रकम यूजुअली कहते हैं कि 10 साल की अवधि तक जो पैसा बेकार पड़ा हुआ है, उसमें कोई हलचल नहीं हुई, ना डिपॉजिट हुआ, ना पैसे निकाले गए, क्या ये रकम मिलना वाकई आसान है? कहां कहां पर कौन सा पैसा कैसे पड़ा होगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है क्या? बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने, मुश्किल है। देखिए, हर्ष जी ने जो अभी एक्सप्लेन किया कि दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि थोड़ा बेनामी ये अकाउंट्स भी हो सकते हैं, पर उसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसने किसी को बताया नहीं। अब ये जब बताया नहीं तो उसके बाद में उस व्यक्ति को किसी तरह से मालूम चला, कभी उसको कोई डिविडेंड आया, उसकी कोई वारंट मिल गया, या फिर कोई रिकॉर्ड में कोई कागज मिल गया जिससे पता चला कि कोई इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो एक तो ये है कि मालूम नहीं है, दूसरी बात ये भी होता है कि पता है लेकिन नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है, वही दूसरी वजह होती है। तो इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन नहीं है, अब उस व्यक्ति को पता चल गया है कि मैं किसी ने पैसे छोड़े हुए हैं मेरे लिए, मैं इसको क्लेम कर सकता हूं, लेकिन करूं कैसे? उसका जो प्रोसीजर होता है वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें भी टाइम लग जाता है। और कई बार यदि अमाउंट छोटा हो तो वो क्लेमेंट सोचता है कि जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जितना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा सक्सेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए या किसी भी तरह से उस को पाने के लिए, तो शायद वो छोड़ भी दे सकता है उस चीज को। तो दो चीजें हैं, एक तो कि पता ही नहीं है कि किसी ने, मेरे पूर्वजों ने या मेरे घर वालों ने कुछ पैसा छोड़ा हुआ है, और दूसरी बात पता चल जाए तो उसमें क्योंकि नॉमिनेशन नहीं है, विल नहीं है, तो उसको पाना मुश्किल है, इसकी वजह से भी वो पड़ा हुआ है। अब जो बात आपने भी पूछा कि कितना डिफिकल्ट है, तो एक तो मैंने जैसा कहा कि पता होने के बाद, क्योंकि नॉमिनी नहीं है, मुझे नॉमिनी नहीं बनाया हुआ, तो मुझे पता नहीं है, मुझे उसको ले पाना मुश्किल है मेरे लिए, वो एक चीज है। दूसरी बात कि अगर जैसा गवर्नमेंट कह रही है, या अभी तो खैर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की बात हो रही है, बट आज की तारीख में भी चाहे वो सेबी का इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड हो, उसमें आपका जो अनक्लेम्ड पैसा है वो चला गया हो, या RBI का डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड हो, उसमें पैसा गया हुआ हो, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, किसी की बात करें हम, PF, EPF, कहीं भी पैसा हो, तो वहां पर उसको ढूंढ पाना वो भी मुश्किल काम है, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है, जिसका वो हक होना चाहिए, उसको पता होता तो ले ही लेता, उसको है नहीं। और दूसरी बात, जिन लोगों के वहां पर नाम हैं उनके भी कॉन्टेक्ट डिटेल, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ टाइम पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कोशिश की, LIC ने कोशिश की कि अपने एजेंट्स को बोले कि जो ऑर्फन पॉलिसीज हैं, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज जिनका कोई भी क्लेमेंट नहीं है, उनके नाम रिकॉर्ड हैं उनके पास में, और अपने एरिया के में जाकर आप उनको अप्रोच कीजिए, तो पैसा उनको दे दीजिए, और साथ में आपको भी शायद कुछ और बिजनेस करने का मौका मिलेगा। लेकिन हालत यह है कि वो ट्रेस कर पाना ही मुश्किल है, उनके जो डिटेल्स, उनके एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी अवेलेबल हैं, उन पर वो रहते नहीं है, पाए नहीं गए। तो इसके लिए इन सब वजह से कि रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं किए गए हैं, नॉमिनेशन अपडेट नहीं किए गए हैं, जानकारी नहीं शेयर की गई है घर वालों के साथ में, इस वजह से इसको पाना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। इनफैक्ट जब हम खंगाल रहे थे पूरी जानकारी हर्ष जी, उसमें हमने देखा कि कई जो बैंक्स हैं वो उनका बाकायदा एक मैकेनिज्म है जहां पर आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े बैंक्स ने अपने एक अलग से मैकेनिज्म बना रखे हैं।
लेकिन सवाल वही उठता है कि कहां पर जाएं, कितनी बार जाएं, कहां पर मालूम ही नहीं है कि कौन सा पैसा कहां पर है। एक तो ये मैकेनिज्म कितना यूजफुल है, मैं आपसे समझना चाहूंगी शॉर्टर टर्म के लिए। दूसरा, जो एक सेंट्रलाइज पोर्टल की बात की जा रही है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, अलग अलग जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, कि आप कैंपेन शुरू कीजिए बाकायदा। ऐसे स्टेप से आपको लगता है कि अनक्लेम्ड एसेट क्लेम करने की इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है, जो कि हम पिछले इतने सालों के अनक्लेम्ड एसेट की बात करें जो कि लाखों करोड़ों में पहुंच गए हैं? देखिए, इसमें स्वाति जी 2 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। ये सारा का सारा अजम्पशन ये है कि जिसका पैसा ये है उसे पता है ये पैसा है, वेरएज फैक्ट इज कि ये नहीं पता होता, इसीलिए लावारिस है। तो सबसे पहले जो सर्चिंग फैसिलिटी है कि मुझे आज सर्च करना है कि हर्ष रुंगटा के नाम से क्या कोई लावारिस पैसा कहीं भी है, ये सर्च फैसिलिटी आज अवेलेबल ही नहीं है। और अगर हम इंटरनेशनल मॉडल्स की बात करें तो ये सारे जगह पे, ये ऐसे सारे जगह पे मतलब मेजर मार्केट्स में ये मॉडल्स अवेलेबल हैं कि मेरे नाम पे कोई भी पैसा किसी भी तरीके से, कोई भी फाइनेंशियल रेगुलेटर की तरफ से कहीं से भी अगर मेरा कोई पैसा है तो मैं उसका एक नेम सर्च कर सकता हूं। तो हो सकता है हर्ष रुंगटा नाम के 5 लोग होंगे, लेकिन मुझे दिखेगा कि ये पैसे हैं। और फिर ऑफ कोर्स मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ही वो हर्ष रुंगटा हूं जिसके ये पैसे हैं, और उसके लिए जो भी प्रूफ चाहिए वो प्रोसेस है क्लेम करने का। तो हमारे यहाँ सबसे पहले पता करना ही मुश्किल है। ये अब सेंट्रल पोर्टल की जो बात हो रही है, और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ने भी अभी सुझाव मंगाए थे, उसमें भी हमने एसोसिएशन के थ्रू सुझाव दिए हैं। आरबीआई भी आ रहा है, सेबी भी शायद आ रहा है, ऐसा सुनने में आया। तो वेरी क्लियरली पोर्टल बन के जिसमें आप ढूंढ सकें कि इस नाम का कोई पैसा है क्या, तो न सिर्फ अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप ढूंढ पाए। वन, एंड फिर उसको जो क्लेम करने का प्रोसेस है, प्रूव करने का पैसा है, प्रोसेस है कि ये फंड्स हमारे हैं, ये सिक्योरिटीज हमारी हैं, वी आर द राइट पीपल। उसके लिए जो प्रोसेस है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक करने की जरूरत है। ऑब्वियसली केवाईसी पूरा करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें गलत इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर केवाईसी फुल करके किसी को पैसा दिया जाता है तो वो ट्रेसेबल है। आज की तारीख में गुल हो जाना, कहीं से गुम हो जाना बहुत मुश्किल है। तो पता चलना चाहिए कि आपके पैसे हैं, और जो प्रोसेस है उसको क्लेम करने का, उसमें आसानी होनी चाहिए। तब ये जो अनक्लेम्ड एसेट्स का पहाड़ है, इस पे कुछ ना कुछ प्रहार होगा। अनक्लेम्ड एसेट से जुड़ी हुई जानकारी आज हम जान रहे हैं कि जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, बैंक हो, बीमा कंपनियों हो, वहां पर लाखों करोड़ के जो अनक्लेम्ड एसेट्स पड़े हुए हैं। मतलब ऐसा पैसा जिसका कोई दावेदार ही नहीं है, क्या उसको क्लेम करने का कोई तरीका है? उसको सही जगह पहुंचाने का कोई तरीका है? आरबीआई तो कह रही है कि सेंट्रलाइज पोर्टल बनाएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रेगुलेटर्स को इसके लिए कैंपेन अवेयरनेस करना चाहिए। चुनौतियां बहुत है, इसी पर खास चर्चा चल रही है। हर्ष रुंगटा हमारे साथ हैं और पंकज मटपाल से हम खास बातचीत कर रहे हैं। पंकज जी, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नॉमिनी के नॉमिनेशन की। अब जैसे म्यूचुअल फंड ने ये क्लियर किया है कि आपको सितंबर तक नॉमिनेशन की डिटेल्स देनी ही देनी होगी। आप चाहे नॉमिनी रखें ही ना, लेकिन आप डिक्लेरेशन दीजिए मुझे नॉमिनी नहीं रखना है। अगर नॉमिनेशन रखना चाहते हैं तो नॉमिनी के बारे में बताइए। एक तो ये स्टेप, क्या ये एक स्टेप इसकी तरफ आगे ऐसी समस्या ना हो, इसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम आप मानते हैं? दूसरा, ये नॉमिनी ना बनाना या फिर अपनी फैमिली को जानकारी ना देना किसी भी निवेश की या फिर किसी बीमा की, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अभी भी, जो हम परिवारों में, जो फैमिलीज में देखते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये अनक्लेम्ड एसेट्स भी है। बिल्कुल स्वाति जी, सही कहा आपने। देखिए, नॉमिनी बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लेकिन पहले ही होता था कि नॉमिनेशन नहीं भी किया तो वो आपकी मर्जी पे था, आपको करना है कि नहीं करना है। बट अब म्यूचुअल फंड शेयर्स यहां पर तो मैंडेटरी कर दिया है कि आपको नॉमिनी बनाना है। और जैसा आपने कहा कि नहीं बनाना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन दे दीजिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब से कहा जाएगा कि आपको नॉमिनी बनाना चाहिए तो बेशक वो नॉमिनी किसी ना किसी को बनाएगा। और जहां नहीं बनाते हैं वहां पर एक से ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, तो वहां पर कई बार नॉमिनी नहीं बनाते हैं। बट वहां फिर भी काफी हद तक सेफ है कि वैसे मैं तो ये कहूंगा कि अगर 2 अकाउंट होल्डर्स हैं तो भी वहां पर नॉमिनेशन होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 हैं तो थोड़ा सा एक जो प्रक्रिया है क्लेम करने की, किसी वजह से यदि एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो थोड़ी सी आसान हो जाती है। बट नॉमिनेशन नहीं है और सिंगल अकाउंट है तब ये बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरी बात यह है स्वाति यहां पर कि नॉमिनेशन करना एक चीज है, लेकिन उसको समय के साथ अपडेट करना। होता यह है कि नॉमिनी नहीं है तो ठीक है, आज म्यूचुअल फंड्स में कहा ये मतलब कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और इनऑपरेटिव होगा तो डेफिनेटली आप उसमें किसी को नॉमिनी बनाएंगे। बट अगर नॉमिनी है बना हुआ अकाउंट में, उसकी डेथ हो गई है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, उनको तो मालूम चलेगा नहीं जब तक आप नहीं बताएंगे। तो ऐसे में भी यदि नॉमिनेशन वैलिड नहीं है तो वो एज गुड एज कि नॉमिनेशन नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी की शादी नहीं हुई है, उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, कोई डिपॉजिट किया और अपने मदर फादर को नॉमिनी बना दिया, लेकिन समय के साथ क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली लॉन्ग टर्म की होती हैं और उस बीच में हो सकता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, लेकिन नॉमिनेशन अपडेट करना कई बार पॉलिसी होल्डर भूल जाता है या फिर लापरवाही कर लेता है, तो यहां पर दिक्कत आती है। तो एक तो ये नॉमिनेशन बनाना और जरूरत पड़ने पर उसको अपडेट करना, दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी बात स्वाति जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को बताया जाए। कई बार फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता। जो भी हर्ष जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले टाइम पर 80s में 90s में जो शेयर लिए जाते थे तो वहां पर नॉमिनेशन मैंडेटरी भी नहीं था और हस्बैंड ने किया, वाइफ को पता भी नहीं है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो तो होता था। बट आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपका डीमैट अकाउंट अलग जगह पर है, इंश्योरेंस आपका अलग अलग जगह पर हो रहा है, आपके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अलग जगह पर है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंट हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो कई बार फैमिली मेंबर्स को ये सारी जानकारी नहीं होती है। और इंश्योरेंस पॉलिसी में बॉन्ड है, डॉक्यूमेंट है, तो कम से कम एक जगह अलमारी में रखा हुआ है, एक लिफाफे में रखा हुआ है, मिल भी जाए। बट अब ऑनलाइन आपका डीमेट अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट्स हैं जिसकी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आपने शेयर की नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो घर में रहेगा नहीं। तो बिल्कुल ऐसे में सर, जरूरी हाँ, है कि सही आप सही। इसका प्रोविजन करें कि घर वालों को बताएं, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं इसके बारे में। एक जगह पर एटलीस्ट सारे अकाउंट नंबर, चाहे वो म्यूचुअल फंड का अकाउंट हो, चाहे वो आपके शेयर्स का हो, बैंक अकाउंट्स हो, उनकी जानकारी एक जगह पर नोट की जानी चाहिए और वो जी। फैमिली मेंबर्स को पता होनी चाहिए। एटलीस्ट उतना तो हो ताकि उसमें कितना अमाउंट है वो आपने नहीं भी बताया हुआ है, बट ये चीजें हैं वो पता होगा तो कम से कम तो ढूंढने में ट्रांसपेरेंसी आसानी जैसा आप रहेगी। बता रहे हैं पंकज जी, अपने वित्तीय डिसीजन में, अपने एसेट्स में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपके परिवार को मालूम होना चाहिए आपका पैसा कहां कहां पर है, नॉमिनी कौन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है हर्ष जी, नॉमिनी बनाए कैसे, किसको बनाए, क्योंकि नॉमिनी जैसा बाय डेफिनेशन कहा जाता है कि वो एक संपत्ति का, एसेट का रखवाला होता है, केयरटेकर होता है। इवेंचुअली जो लीगल हियर होता है, वारिस है, उसको एसेट को जाना चाहिए। तो नॉमिनी बनाने का सही तरीका क्या है, किसे आइडियली बनाना चाहिए जिससे भी किसी भी तरीके का विवाद ना हो। हाँ, उस चीज का जवाब देने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, ये जो इंफॉर्मेशन की अभी बात कर रहे थे, उसमें अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लेकर आएगा, जो ऑलरेडी चालू हो गया है। अब इफेक्टिव होने में उसे थोड़ा सा समय लग रहा है। एक बार वो फुल्ली एक्टिव हो गया तो एट द क्लिक ऑफ अ बटन जितने आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एनपीएस है, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स हैं, ये सारे के सारे एक जगह पर आपको मिल सकते हैं कि कौन से अकाउंट्स हैं, क्या बैलेंसेस हैं, कौन उसमें नॉमिनी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक रीजन लोगों को नहीं बताने का ये भी होता है कि रोज रोज की भीड़ भाग दौड़ में ये इंफॉर्मेशन जमा करना ये भी अपने आप में एक काम हो गया है, और इसको आसान बनाएगा ये जो भारत में बना हुआ, भारत के लिए बना हुआ अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। और पहली बार दुनिया में कस्टमर की कॉन्सेप्ट से ये सारा इंफॉर्मेशन आएगा। आपका सवाल था कि किसे अकाउंट एग्रीगेट सिस्टम। बिल्कुल जी जी जी, मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब चाह रही हूँ कि नॉमिनी किसे बनाया जाए। तो नॉमिनी आप उसे बनाएं जिसको आप ये पैसा देना चाहते हैं, बिकॉज वेरी क्लियरली नॉमिनेशन मूव हो रहा है फॉर अ थर्ड टाइप ऑफ सक्सेशन, एक वसीयत के थ्रू, एक पर्सनल लॉ के थ्रू, एक नॉमिनेशन के थ्रू। तो जो आपने कहा कि वो पहरेदार है वारिसदार के लिए, वो सिचुएशन चेंज होगी, वो हो रही है और धीरे धीरे वो होगी। इंश्योरेंस में ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ये सिचुएशन कि नॉमिनी ही उसका हकदार हो जाएगा, ये दूसरे असेट्स में भी अब आएगा, और इसीलिए उसे नॉमिनी बनाए जिसको आप वो पर्टिकुलर असेट देना चाहते हैं। तो आपकी वसीयत में और नॉमिनेशन में फर्क ना हो तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो ये हमने चर्चा की आज, बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें समझ में। अकाउंट एग्रीगेटेड सिस्टम जिसका जिक्र हरजी ने भी किया, यहाँ पर सारी जो जानकारी है, कैसे बेसिकली इसको सिंपल किया जाए, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए एक जो सरल सिस्टम है वो तैयार अगर हो जाता है, उससे काफी हद तक इस समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। हर्ष जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, और पंकज जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल आप हुए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही।